हेलो दोस्तों, मेरे भी चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का, आप सभी के परिवार पार्थ एकेडमी, और आप सभी मेरे साथ पढ़ रहे हैं रेलवे के लिए पीवाईक्यू सीरीज। कल तक हम लोगों ने इस पीवाईक्यू सीरीज में 13/1/2021 को जो फर्स्ट शिफ्ट का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन और खासकर जीएस वाले पोर्शन को देखा था, और 13/1/2021 का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर सॉल्यूशन आप लोग लेक्चर नंबर 24 में मेरे साथ पढ़ने वाले। चलिएगा, बिगर किसी देरी से क्लास की शुरुआत करेंगे आज की क्लास के पहले प्रश्न के साथ में। चलिएगा, और पहला प्रश्न हम सभी को यहां पर देखने को मिलेगा, इस प्रकार से रहेगा। सवाल हम लोगों से यहां पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस उपग्रह को भारत की पहली समर्पित बहुतरंगी अंतरिक्ष वेधशाला के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ पर जो शब्द हम लोगों से जो पूछा गया, जो सवाल हम लोगों से सवाल पूछा गया, बहुतरंग तरंगधैर्य अंतरिक्ष वेधशाला के रूप में जाना गया। आईआरएस सबसे पहला ऑप्शन आप सभी को देखने को मिलेगा, सेकंड ऑप्शन आप सभी को इनसेट देखने को मिलेगा या एस्ट्रोसेट। तो इसे किस नाम से जाना गया है? एस्ट्रोसेट से यहां पर जाना गया है, ये आप सभी को यहां पर याद होना चाहिएगा। इसके बाद हमें जुगनू यहां पर देखने को मिलेगा। ये जुगनू क्या है? तो हम लोगों को देखने को मिलेगा कि यहां पर जो ये मैंने लिखा है आप लोगों के पास आईआईटी कानपुर के द्वारा विकसित किया गया, आईआईटी कानपुर के द्वारा विकसित किया गया यह एक छोटा उपग्रह हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर बोलेंगे ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर ए लिखा हुआ है, ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिएगा, सवाल नंबर 2 पर चर्चा करेंगे, और सवाल नंबर 2 हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। और सवाल नंबर 2 इस प्रकार से, हुमायूंनामा के माध्यम से मुगल कालीन दुनिया की झलक देखने को मिलती है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी? यानी आपसे सवाल पूछा है कि हुमायूंनामा जो पुस्तक है ये किसके द्वारा हम लोगों को यहाँ पर लिखी हुई देखने को मिलेगी? जहां जारा बेगम पहला ऑप्शन देखने को मिलेगा, सेकंड ऑप्शन देखने को मिलेगा गुलबदन बेगम, या नादिरा हम लोगों को यहाँ पर थर्ड ऑप्शन देखने को मिलेगा, या अबुल फजल हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। हम लोग बात करते हैं हुमायूंनामा के बारे में। यदि हम लोग चर्चा करेंगे हुमायूंनामा के बारे में, तो हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखी गई आप सभी को याद होना चाहिएगा। तो यह गुलबदन बेगम के द्वारा यहाँ पर यह लिखी गई, आप सभी को याद होना चाहिएगा, यहाँ पर याद होना चाहिएगा। वहीं पर आप लोगों से पूछेगा अकबरनामा, यदि आप लोगों से सवाल पूछ लिया जाएगा ये किसके द्वारा लिखी गई, तो अबुल फजल के द्वारा क्या लिखी जाती है? अकबरनामा यहाँ पर पुस्तक का मुख्य रूप से लिखी जाती है। वहीं पर हम लोगों को यह भी देखने को मिला, जो गुलबदन बेगम इसी हुमायूंनामा बुक में लिखती है, गुलबदन बेगम लिखती है कि जो बाबर की मृत्यु हुई थी, किसकी मृत्यु? बाबर की, जो हम लोगों को मृत्यु देखने को मिलती है 1529 में। और यहां पर गुलबदन बेगम लिखती है कि बाबर की मृत्यु जो बैटल ऑफ हम लोगों को घाघरा देखने को मिलेगा उस वाले युद्ध में नहीं, उसके कारण जो वो पीड़ित था उसके कारण नहीं, बल्कि जो समय लोधी वंश का अंतिम शासक, जो एक शासक हुआ करता था, उस शासक का नाम था इब्राहिम लोदी। कौन हुआ करता था? इब्राहिम लोदी। गुलबदन बेगम लिखती है कि इब्राहिम लोदी की जो माता हुआ करती थी, जो मां हुआ करती थी, इसकी माता के द्वारा हुमायूं को जहर दिया गया था। यानी बाबर की मृत्यु का जो प्रमुख कारण गुलबदन बेगम अपनी पुस्तक में लिखती है वो कोई युद्ध नहीं, बल्कि हुमायूं की यहां पर इब्राहिम लोदी की माता के द्वारा दिया गया जहर बाबर की मृत्यु का प्रमुख कारण यहां पर बनता है। ऐसा कौन बोलती है? जो ऐसा गुलबदन बेगम इस पुस्तक में लिखती है, इस पुस्तक का नाम दिया गया हुमायूंनामा। यहाँ पर आप सभी को याद होना चाहिए नादिरा, यहाँ पर नादिरा किस बात का उल्लेख है? तो हमें देखने को मिलेगा अनारकली। कौन देखने को मिलेगा? अनारकली जो हमें देखने को मिलेगी। इसी जो कली का वास्तविक नाम जो हम लोगों को देखने को मिलेगा वो यहाँ पर नादिरा हम लोगों को मुख्य रूप से देखने को मिलेगा। देखिए, मुगल वंश की बात हुई है तो मुगल डायनेस्टी आप सभी को अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। हु इज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी? नोन एज बाबर आएगा भारत में 1526 से लगाकर 30 तक भारत में शासन करेगा।
बाबर के बाद इसका बेटा शासक बनेगा, इसका नाम रहेगा हुमायूं। हुमायूं 1530 से लगाकर तो 40 तक दिल्ली की राजगद्दी पर बैठेगा। और दिल्ली की राजगद्दी बाद इसके बाद हमें एक यहाँ पर कुछ सालों का अंतराल देखने को मिलेगा, और फिर इसके बाद में हुमायूं फिर से एक बार पुनः शासक बनेगा, क्योंकि बीच में हम लोगों को शेरशाह सूरी वंश यहाँ पर देखने को मिला था। क्योंकि हुमायूं का समयकाल फिर से यहाँ पर 1500 हमें ये 55 से लगाकर 56 तक यहाँ पर देखने को मिलेगा। हुमायूं के बाद जो अगला शासक बनेगा वो अकबर यहाँ पर शासक बनता हुआ देखने को मिलेगा। और अकबर का समयकाल 1556 से लगाकर तो 1605 तक हम लोगों को अकबर का समयकाल देखने को मिला। अकबर के बाद जो शासक बना वो जहांगीर बना, इसी का बेटा हुआ करता था। और जहांगीर का समयकाल 1605 से लगाकर तो 1627 तक हमें मुख्य रूप से जहांगीर का समयकाल यहाँ पर देखने को मिलेगा। जहांगीर के बाद शाहजहां कौन शासक बना? शाहजहां शासक बना, और शाहजहां का शासक समयकाल 1627 से लगाकर तो 1658 तक हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिला। और फिर इसका बेटा शासक बना, जो सबसे छोटा बेटा हुआ करता था, इसका नाम था औरंगजेब यानी आलमगीर। इसका समयकाल 1658 से लगाकर तो हम लोगों को 1707 तक इसी का समयकाल यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इसी 1607 में इन प्लेस ऑफ दौलताबाद में औरंगजेब की जो मृत्यु यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगी। आप सभी को इनके समयकाल, खासकर इनके समयकाल को आप सभी को याद होना चाहिएगा। या तो इनके समयकाल को आप लोगों से पूछ लेगा, या समयकाल नहीं तो इनका क्रम भी आप लोगों से यहाँ पे सवाल पूछ लेगा। आपसे सवाल पूछेगा निम्नलिखित में से वह कौन मुगल शासक हुआ करता था जिसका 2 बार राज्याभिषेक देखने को मिला? तो वो औरंगजेब। इसका 2 बार हम लोगों को यहाँ पर 2 बार राज्याभिषेक हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। मैं आशा करूंगा कि आप सभी को यहाँ पर समझ में आया होगा। इस दौर में हुमायूंनामा पूछा था, तो ये गुलबदन बेगम के द्वारा यह पुस्तक यहाँ पर लिखी जाती है। ये आप सभी को याद होना चाहिएगा, ठीक है। और ये जो हम लोगों को यहाँ पर अकबरनामा पुस्तक देखने को मिली, जो इसका तीसरा अध्याय है, इसका जो तीसरा अध्याय हम लोगों को यहाँ पर तीसरा जो अध्याय हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, इसे आईने अकबरी कहा जाता है। आईने अकबरी इसे कहा जाता है। तो मैं मान के चलूंगा बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे की पॉइंट हम लोगों को देखने को मिलेंगे जहां से एग्जामिनर अपनी मुख्य परीक्षा में सवाल यहाँ से बना सकता है। तो मैं मान के चलूंगा इतना सारा सब कुछ आप सभी को समझ में आया होगा। मैं साइड से होऊंगा, आप सभी स्क्रीनशॉट लेंगे या फिर आप लिखना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं करें। बट तेजी से बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखने को मिलेगा, सोवियत गणराज्य के उप पहले देश का नाम बताइए जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। जो लुथानिया हुआ करता था, कौन हुआ करता था? लुथानिया हुआ करता था। हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिला। इसके अंदर कितने देश समाविष्ट देखने को मिलेंगे? टोटल हम लोगों को 15 कंट्री यहाँ पर हम लोगों को मुख्य रूप से देखने को मिलती हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा जो कि हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिएगा सवाल नंबर 4 की चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 4 जो हम लोगों को देखने को मिलेगा, खालिस्तान में सन 2019 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान जायद पदक से सम्मानित किया गया। तो ये किसके द्वारा पदक दिया गया था? ये यूएई सरकार के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? यूएई की सरकार के द्वारा। अभी हाल ही में एक कतर की सरकार ने, कतर गवर्नमेंट में जो यहाँ की सरकार है, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को, जो भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री, इन्होंने अपने यहाँ का सर्वोच्च पुरस्कार नरेंद्र मोदी जी को दिया है। आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे उसका क्या नाम है, ठीक है। और वहां के प्रधानमंत्री है ने दिया है तो उनका नाम बताना है। यदि वहां के राष्ट्रपति के द्वारा हमारे मोदी साहब को यदि सम्मानित किया गया है तो उनका नाम आप सभी को बताना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के बाद आप सभी जानेंगे कि हमें सवाल नंबर 5 पर चर्चा करना है। वर्ष जो यहाँ पर वर्ष 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? आप सभी को याद होना चाहिएगा कि जिस समय भारत में जो प्रधानमंत्री हुआ करती थी, भारत में जो पीएम हुआ करती थी, आप सभी जानते हैं वो श्रीमती इंदिरा गांधी हुआ करती थी। इंदिरा गांधी जी हुआ करती थी, जो फिर इन्होंने जो 5वीं जो हमें पंचवर्षीय योजना, हमें पांचवी पंचवर्षीय योजना जो देखने को मिली, इसी पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य रखा गया वो गरीबी हटाओ। क्या रखा गया? गरीबी हटाओ हम लोगों को यहाँ पर देखना जो देखने को मिलेगा।
फिर उन्होंने बाद में यहां पर डिसाइड किया 1969 में, यहां पर 1969 में इनके द्वारा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। ये याद रखना पड़ेगा, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। और इनके द्वारा जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, इन्हें कितनी वैल्यू, एक बैंक की कितनी वैल्यूएशन होनी चाहिए थी, 50 करोड़। कितनी वैल्यूएशन होना चाहिए थी, 50 करोड़ उनका टर्नओवर होना चाहिए था। फिर इसके बाद फिर इन्होंने 1980 में जाकर फिर से क्या किया कि 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर डाला। जो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, इनकी कितनी वैल्यूएशन के साथ किया, तो जवाब होगा 200 करोड़। कितने करोड़, 200 करोड़ की वैल्यूएशन के साथ इन्होंने इस बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। वही वर्तमान समय में याद होना चाहिएगा कि वर्तमान समय सबसे बड़ी सार्वजनिक बैंक, सबसे बड़ी सार्वजनिक बैंक जो हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी, वर्तमान भारत की जो सबसे बड़ी सार्वजनिक बैंक देखने को मिलेगी, वो हमें आप लोगों की एसबीआई बैंक देखने को मिलेगी। और सवाल पूछ लेगा यदि सेकंड सार्वजनिक बैंक, दूसरी सार्वजनिक बैंक का नाम बताइए, दूसरी सार्वजनिक बैंक कौन सी देखने को मिलेगी, तो पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी बैंक हमें यहां पर देखने को मिलेगी। वहीं पर सवाल पूछेगा कि वर्तमान भारत की सबसे बड़ी निजी बैंक का नाम पूछेगा, निजी बैंक, सबसे बड़ी निजी बैंक वर्तमान भारत में एचडीएफसी बैंक भारत की वर्तमान में सबसे बड़ी हमें निजी बैंक यहां पर देखने को मिलती है। ये सब आप लोगों को याद होना चाहिएगा। जो हम लोगों को भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक बैंक देखने को मिलेगी, वहीं पूछ लेगा कि वर्तमान में कितनी सार्वजनिक बैंक, वर्तमान में कितनी सार्वजनिक बैंक देखने को मिलेगी, कितनी सार्वजनिक बैंक है। अगर ऐसा सवाल पूछेगा तो आप लोगों को याद होना चाहिए 12 सार्वजनिक बैंक हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये आप सभी को याद होना चाहिएगा। और वहीं पर यदि एग्जामिनर इसी प्रकार का प्रश्न बनाता है कि, और अगर मैं प्रयास करूंगा और भी यहाँ पर डिक्टो में क्या सवाल बन सकता है, तो जो वर्तमान में सबसे बड़ी सार्वजनिक बैंक देखने को मिलेगी, इसमें किसकी, व्यक्ति की सबसे ज्यादा हिस्सेदारी देखने को मिलेगी। तो देखो मैं इस बात को कंफर्म करके लगभग लिख रहा हूं कि हम लोगों को 56.92% और ये आंकड़ा लगभग हम लोगों को 57% तक देखने को मिलेगा। ये हिस्सेदारी महामहिम राष्ट्रपति की देखने को मिलती है। इतनी हिस्सेदारी जो है वो महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा यहां पर की गई है। तो मैं आशा करूंगा 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। ये आप सभी को याद हुआ होगा, तो इसको लिख लीजिएगा, कल पूछ लेंगे आप सभी से। ठीक है, चलो सवाल नंबर 6 की चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 6 हम लोगों को देखने को मिलेगा, यूएनडी का पूर्ण रूप क्या है। यूएनडी का पूर्ण रूप क्या देखने को मिला, यूनाइटेड नेशन डिजिटल प्रोजेक्ट नहीं, डिजिटल प्रोजेक्ट नहीं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर डी पर जाएंगे, ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। और इसी प्रकार से सवाल हम लोगों से पूछे गए थे, पूछेगा कि इसकी स्थापना कब हुआ था, आप लोगों से पूछेगा स्थापना कब हुआ था, तो 1965 में ये यहाँ पर स्थापना यूनाइटेड नेशनल बैंक की हम लोगों को देखने को मिली। सवाल पूछेगा हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर हम लोगों को देखने को मिलेगा। और जो मानव विकास सूचकांक, मानव विकास जो सूचकांक है, मानव विकास सूचकांक भी इसी के द्वारा यहाँ पर जारी किया जाता है। तो आप लोगों को डियर स्टूडेंट, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सभी को ये याद होना चाहिएगा कि इसके द्वारा कौन सी रिपोर्ट का प्रकाशन यहाँ पर किया जाता है। तो मानव विकास सूचकांक बैंक का जो प्रकाशन है वो इसी यूएनडीपी के माध्यम से यहाँ पर किया जाता है। तो मैं मान के चलूंगा ऑप्शन नंबर डी आप सभी को समझ में आया होगा। और इसी के उपरांत हम लोग चर्चा करेंगे बिगर किसी देरी से सवाल नंबर 7 की ओर। और सवाल नंबर 7 जो हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये इनमें से कौन सा चिपको आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य था। अच्छा, चिपको आंदोलन हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिला। मैंने कई बार आप सभी को बताया, पेड़ों और वनों का बचाना, जल संसाधन को सुरक्षित करना, पृथ्वी की सुरक्षा करना या ग्लोबल वार्मिंग को रोकना। सवाल पूछा है आप लोगों से चिपको आंदोलन के बारे में आप सभी क्या जानते हैं। तो चिपको जो आंदोलन हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, चिपको आंदोलन जो हमें देखने को मिलेगा, ये किस राज्य में देखने को मिलेगा, तो जवाब होगा हम लोगों को यहाँ पर आप लोगों के उत्तराखंड में। और कौन सा जिले में देखने को मिला था, चमोली डिस्ट्रिक्ट, चमोली जो उस समय जिला हुआ करता था, इस जिले में हमें देखने को मिलेगा। आप लोगों को याद होना चाहिए जो चाहिए, इसकी स्थापना 1973 में इसको प्रारंभ किया गया था। इसके प्रमुख व्यक्ति यहाँ पर
आप लोगों से सवाल होना चाहिए कामराड, देखो ये याद होना चाहिएगा, कामराड गोविंद प्रसाद, कामराड गोविंद प्रसाद आप सभी को याद होना चाहिएगा। एक पहले फेमस व्यक्ति जिनका नाम थे कामराड गोविंद प्रसाद। इसके बाद सुंदर लाल बहुगुणा कौन हुए, सुंदर लाल बहुगुणा, ये आप सभी को याद होना चाहिएगा। सुंदरलाल बहुगुणा यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेंगे। जिसके बाद में दोस्तों रीना देवी, कौन दोस्तों, रीना देवी, ये यहाँ पर मुख्य रूप से फेमस व्यक्ति, और जिसमें से हर बार आईएमपी आता है वो सुंदरलाल बहुगुणा का हम लोगों को यहाँ पर सवाल पूछता है। इसी तर्ज पर जो कर्नाटक जो है, कर्नाटक राज्य में भी इसी प्रकार से जो चिपको आंदोलन प्रारंभ किया गया, और जो कर्नाटक में चिपको आंदोलन प्रारंभ किया गया था उसके जनक आप लोगों से सवाल पूछ सकता है। तो पांडुरंग, कौन सा दोस्तों, पांडुरंग हेगड़े, पांडुरंग हेगड़े, ये आप सभी को याद होना चाहिएगा कि सर पांडुरंग हेगड़े कौन थे। तो पांडुरंग जो हेगड़े थे वो कर्नाटक में चिपको आंदोलन, मतलब चिपको आंदोलन की जगह पर की तरह ही कर्नाटक में पेड़ों को जो बचाने के लिए चिपको आंदोलन स्टार्ट किया था, इसी की तर्ज पर इसके जो जनक माने गए वो पांडुरंग हेगड़े माने गए हैं। और मुख्यतः हमें सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में, कामराड गोविंद प्रसाद और रीना देवी के बारे में हम लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। खासकर जिले के बारे में पूछेगा तो चमोली जिला कहां पर, ये उत्तराखंड में हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो पेड़ों और वनों को बचाना, पेड़ों और वनों को बचाना हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ग्लोबल वार्मिंग को रोकना नहीं, पृथ्वी का सुरक्षा कवच नहीं, ऑप्शन नंबर ए पर जाएंगे, जो कि हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। सवाल नंबर 8 पर चर्चा करेंगे, और सवाल नंबर 8 जो यहाँ पर देखने को मिलेगा, किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की थी। तो इसने 1800 में किसमें किया था, 1800 में यहाँ पर इसके द्वारा किया गया था। देखिए भारत में सबसे पहले एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है, कौन सा एक्ट आता है, रेगुलेटिंग एक्ट यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिला। जब यह रेगुलेटिंग एक्ट आया तो भारत में पहला, मतलब भारत में हम लोग बोल सकते हैं भारत में पहला आप लोगों को उच्चतम न्यायालय यहाँ पर देखने को मिलेगा। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था हम लोगों को कोलकाता में, कहां पर देखने को मिली, कोलकाता में यहाँ पर देखने को मिली। और कोलकाता उस समय इसके अध्यक्ष एलिजा एम्पे कौन हुआ करती थी, एलिजा एम्पे यहाँ पर इसके प्रमुख अध्यक्ष हम लोगों को बनते हुए देखने को मिले। इसके बाद आप सभी को याद होना चाहिएगा, इसके बाद हम लोगों को एक भारत शासन एक्ट, कौन सा, एक भारत शासन एक्ट, ये आप सभी को याद होना चाहिएगा कि एक भारत शासन एक्ट 1961 देखने को मिला। और ये जो भारत शासन एक्ट देखने को मिला इसके तहत तीन, कौन कौन सा दोस्तों, कोलकाता, कौन सा, ये खाता पहला। इसके बाद आप लोगों को बॉम्बे, कौन सा, बॉम्बे, और बॉम्बे के बाद हम लोगों को देखने को मिला यहाँ पर मद्रास, कौन सा, मद्रास। ये तीन हाईकोर्ट की व्यवस्था, हाईकोर्ट की व्यवस्था यहाँ पर पहली बार हम लोगों को हाईकोर्ट देखने को मिले। और इसके बाद इसी प्रक्रिया के बाद आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा कि यहाँ पर जो है हमें 28 जनवरी, ये तारीख याद रखिएगा, 28 जनवरी और 1950 को हम लोगों को वर्तमान का जो हमें जो सुप्रीम कोर्ट देखने को मिलेगा, इसकी पूरी व्यवस्था हमें 28 जनवरी 1950 के बाद में दिल्ली में यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो 1800 हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद सवाल नंबर 9 पर चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 9 जो देखने को मिलेगा, प्रसिद्ध जलियांवाला बाग इनमें से कौन से शहर में हुआ था। आप सभी जानते हैं दुखद घटना जो है जनरल डायर के द्वारा गोली चलाने का आदेश दिया गया, और अमृतसर में ये हुआ था। फिर भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय जो संरक्षण जो स्मारक धरोहर में इसे 2019 में इसे शामिल भी कर लिया। ठीक है, तो 2019 में इसको शामिल किया गया था, आप सभी को याद होना चाहिएगा। वर्तमान में अमृतसर पंजाब में हम लोगों को यह देखने को मिलता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, और सवाल नंबर 10 जो हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, निम्नलिखित में से कौन सा जो उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की घटना पर आधारित है। तो ये जनरेटर कौन होता है दोस्तों, जनरेटर हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। वैसा कुछ ऐसा सवाल खास नहीं था,
अगला सवाल देखने को मिलेगा, इनमें से कौन से अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं में ऊर्जा मापन की इकाई है? तो ये आप सभी जानते हैं, इसे एटीपी के नाम से हम लोग यहाँ पर जानते हैं। किसके नाम से? एटीपी की से। तो ऑप्शन नंबर ए होगा जो कि हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा। चलिएगा सवाल नंबर 12 की ओर चर्चा करेंगे, और सवाल नंबर 12 जो देखने को मिलेगा, देखो निम्नलिखित में कौन सा जो ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है? पारंपरिक स्रोत नहीं है, तो पारंपरिक स्रोत कौन सा देखने को मिलेगा? यानी वैसी ऊर्जाएं जो जिनको एक निश्चित समय काल के बाद पूरी तरीके से समाप्त होना है, जैसे कोयला एक समय के बाद समाप्त होगा, क्या प्राकृतिक गैस जो होगी वो एक समय के बाद समाप्त होगी, या पेट्रोलियम जो पदार्थ है जहां पर जीवाश्म की ज्यादातर हमें संख्या देखने को मिलेगी, या कोयला हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, पवन ये प्राकृतिक गैस हो गया, एक समय काल आएगा जब ये पूरी तरीके से समाप्त होगी। गैर परंपरागत स्रोत जो पूरी तरीके से समाप्त होते हुए नहीं देखने को मिलेगी, जैसे सनलाइट, सौर पैनल हम लोग चलाते हैं, सौर ऊर्जा चलाते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो प्राकृतिक पवन चक्की सवाल का बिल्कुल हम लोगों को राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये ऑप्शन नंबर सी होना था जो कि हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद सवाल नंबर 13 पर चर्चा करेंगे। निम्नलिखित में किसने 2019 बैंकॉक में आयोजित एशिया बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीता था? तो ये पूजा रानी ने जीता था। किसने जीता था? पूजा रानी ने यहाँ पर जीता था। अब ये करंट अफेयर से सवाल था, मैंने बोला था आप सभी का फोकस होना चाहिएगा करंट अफेयर, हालांकि मुझे तो पता था क्योंकि मैं पढ़ के आया था, तो आपको ऐसे सवाल वहां पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अब भी मैं बोल रहा हूं कि जिस जिस भी विद्यार्थी का जो फोकस आरपीएफ है, रेलवे एनटीपीसी और टायर 2 है, भाई दबा के करंट अफेयर पढ़ लो और इन क्लासों को फॉलो कर लो, सारे पीवाई क्वेश्चन लगा के जाओ, पेपर आपके हाथ में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद सवाल नंबर 14 जो देखने को मिलेगा, हैदराबाद में स्थित खालिस्तान जो है रिमोट सेंसिंग जो उपग्रह डाटा अधिग्रहण प्रसंस्करण, डाटा प्रसार, एरियल रिमोट सेंसिंग और आपदा प्रबंधन निर्णय सहयोग के लिए जिम्मेदार है? तो इसके लिए जिम्मेदार है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, ये वाला ऑप्शन नंबर ए जो कि हैदराबाद में देखने को मिलेगा। ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिएगा सवाल नंबर 15 पर चर्चा करेंगे। ASCII का पुण्य रूप क्या है? तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर यहाँ पर ये आपका इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, तो हम लोग बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए होगा जो कि हमारी, ये फुल फॉर्म आपको हर बार पूछता है, तो ये फुल फॉर्म आप सभी को परीक्षाओं में याद करके यहाँ पर जाना पड़ेगा। चलिए चलो सवाल नंबर 16 की तरफ चर्चा करेंगे, और सवाल नंबर 16 इस तरीके से देखने को मिलेगा, भारतीय मानक समय रेखा IST ग्रीनविच यानी इसी जीएमटी से कितने घंटे हम लोग आगे चलते हैं? जीएमटी से हम कितने घंटे आगे चलेंगे? आईएसटी हमारा जो हम लोगों का इंडियन जो स्टैंडर्ड टाइम है, ये कितने घंटे हम लोगों को आगे देखने को मिलेगा? तो 5.5 घंटे। कितने घंटे आगे देखने को मिलेगा? 5.5 घंटे आगे देखने को मिलेगा, क्योंकि हम लोगों के जो ये जो हम लोगों का आईएसटी लाइन है, ये 5 भारतीय राज्यों से पास आउट होती है। एक आप लोगों का यूपी है, एक आप लोगों का मध्य प्रदेश है, एक आप लोगों का छत्तीसगढ़ है, एक आप लोगों का आंध्र प्रदेश देखने को मिलेगा, और एक आप लोगों को उड़ीसा। कौन सा देखने को मिलेगा? उड़ीसा। यह 5 जो भारतीय राज्य है, इनसे पास आउट होते हुए आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। और अगर ये पांचों से यहाँ से पास आउट होती है, तो हमारा मानक जो समय है, हमारा जो मानक समय है वो कितने डिग्री से हमें निकलता हुआ देखने को मिलेगा? तो 82.82 डिग्री, ठीक है। तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था, अगर 82.5 है, यदि हम लोग इसमें 4 से गुणा करें, तो हमने बताया था यदि 1 डिग्री अगर आगे जाते हैं, 1 डिग्री पीछे जाते हैं, तो 4 मिनट का अंतराल देखने को मिलता है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं मान के चलता हूं। तो 82.5 गुणा करेंगे तो ये टोटल 330 हमें देखने को मिलेगा, और इसमें आप 60 से भाग दे देंगे तो 5.5 देखने को मिलेगा। देखा हमारा मैथ इतनी जल्दी होता है आपका मैथ? खैर मेरे को याद था, ठीक है। तो 5.5 और इसी 5.5 का मतलब होता है 5.5 घंटे। इस भाग पर हम लोग बोलेंगे कि 5 घंटे 30 मिनट हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। बाकी पूरी प्रक्रिया मैंने आप लोगों को पढ़ा के रखी है पिछले वीडियो में जाके, ठीक है।
चलो सवाल नंबर 17 की तरफ देख लेंगे, और सवाल नंबर 17 जो देखने को मिलेगा, लेंस की शक्ति की जो एसआई इकाई क्या है, तो लेंस की शक्ति किससे नापी जाती है, जो है प्रेसबायोटिक, मायोपिक या डायोप्टर, तो डायोप्टर से नापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी होगा जो कि हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा। चलिएगा सवाल नंबर 18, जो इनमें से किस वर्ष में आईएनसी के लाहौर सत्र में पूर्ण स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया था। तो जब भी पूर्ण स्वराज की मांग की है, तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि 1929 पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, जब उस समय के जो अध्यक्ष हुआ करते थे वो कांग्रेस के उस समय जवाहरलाल नेहरू साहब हुआ करते थे। 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर घोषणा कर दी गई कि भारत हमारी यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से पूर्ण तरह अब भारत स्वतंत्र है। इसके बाद भारत इसी प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1956 में सम्मेलन किया गया, उसके जो अध्यक्ष वो फिर पुनः जवाहरलाल नेहरू साहब बनाए गए, जिन्होंने पूर्ण रूप से भारतीय संविधान सभा की यहाँ पर भारतीय संविधान की मांग की, और उन्होंने कहा था कि मैं एक समाजवादी हूँ। वह जो स्लोगन वो जवाहरलाल नेहरू साहब ने दिया था, वो 1936 में दिया था। 1937 में फैजपुर में पहला गांव में किसी गांव में जो हम लोगों को अधिवेशन देखने को मिलेगा, तो वो 1937 में फैजपुर का अधिवेशन देखने को मिलेगा। अब आप सभी को मुझे जवाब देना है कि फैजपुर कहां पर है। ठीक है, मैं आप सभी के जवाब का इंतजार करूंगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद सवाल नंबर 19 पर चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 19 जो देखने को मिलेगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना है, तो ये 65.46% कितना परसेंट है। आप सभी को ऑफलाइन वाले जितने बच्चे जोड़ेंगे, मैंने सभी को जनगणना पढ़ाई होगी, तो 65.46% हमें महिलाओं का यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद में सवाल नंबर 20 पर चर्चा करेंगे। और 20 जो हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, भारतीय राजनीतिक प्रणाली के तहत इनमें से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था प्रदान की गई थी, किसके तहत जो प्रदान की, लोकसभा पंचायती राज संस्थान, किसके में, पंचायती राज संस्थान में। और इसमें सबसे पहले बिहार वो राज्य, जो भी ऑप्शन में देखने को मिले बिहार या मध्य प्रदेश, उसके तुरंत बाद में मध्य प्रदेश ने भी ऐसा कर दिया था कि पंचायती जो सिस्टम है, जो भी 73वां संविधान संशोधन 1992 में देखने को मिला, जिसमें महिलाओं को पंचायत प्रणाली के अंदर 50% आरक्षण देने का जो वादा किया, वो बिहार सरकार भी दे रही है, और वो मध्य प्रदेश सरकार भी वर्तमान में दे रही है। 29 सब्जेक्ट ग्राम पंचायत के साथ जोड़े गए, और 18 जो सब्जेक्ट थे वो नगर पालिका और नगर निगम के साथ जोड़े गए, जिनके अंदर नगर निगम और नगर पालिका को जोड़ने के लिए 74वां संविधान संशोधन 1993 का प्रावधान विशेषकर रूप से हम लोगों को जोड़ने को मिला। और वर्तमान में जो भारतीय ग्राम जो पंचायत प्रणाली की, उसका 5 साल का टर्नओवर देखने को मिलेगा। ये जो 5 साल का कार्यकाल देखने को मिला, यह हम लोगों को बलवंत राव मेहता समिति की ये रिपोर्ट के अनुसार देखने को मिला, जो कि उनकी रिपोर्ट 1957 में भारत में लाई गई थी। 1956 में उन्होंने एक ढांचा जो जो तैयार किया था, और 57 में बलवंत राव मेहता साहब के द्वारा अपनी रिपोर्ट का प्रकाशन भी कर दिया गया था। और वहीं भारत में जो स्थानीय शासन जो हमें देखने को मिला, इसका जनक भी लॉर्ड रिपन को कहीं ना कहीं श्रेय दिया जाता है। चलिएगा आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने की बात में सवाल नंबर 21 पर चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 21 जो हमें देखने को मिलेगा, निम्नलिखित में किस समूह में पादप में बीज आवरण रहित होते हैं, तो ये अनावृत्ति बीजी होते हैं। कौन से होते हैं, अनावृत्ति बीजी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा जो कि हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। पत्थर की बनी नृत्य जो करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई, तो देखो एक एक से बारी करेंगे। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का कहां पर है, लोथल गुजरात में देखने को मिलेगा हम लोगों को। ये आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिए। लोथल को मृतकों का शहर क्या कहा जाता है, मृतकों का शहर जो कहा जाता है वो लोथल को कहा जाता है। लोथल अपने समय काल में एक बड़ा जो बंदरगाह हुआ करता था, क्या हुआ करता था, बंदरगाह हम लोगों को यहाँ पर लोथल देखने को मिलेगा। हड़प्पा आप सभी जानते हैं कि रावी नदी के तट पर जो सबसे पहला शहर मिला था वो हड़प्पा मिला था। यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ था, हमें एक शंख से बना, किससे बना, शंख से बना बेल के प्रमाण हमें हड़प्पा से यहाँ से मिलते हैं। और माता के जो गर्भ से निकला जो पौधा के प्रमाण मिले हैं, वो हम लोगों को यहीं से प्राप्त होते हैं।
इसके बाद हमें एक पुजारी की एक पुजारी की हम लोगों को मूर्ति के जो प्रमाण मिले वो यहीं से मिले हैं। हमें यहाँ पर लिंग पूजा के प्रमाण किसके, हम लोगों को यहाँ पर लिंग पूजा के जो प्रमाण मिले हैं। लिंग का मतलब है कोई वस्तु को साक्ष्य बनाकर पूजा जाता था, तो वो लिंग पूजा के प्रमाण यहाँ से मिले। यहीं से हम लोगों को नटराज की मूर्ति, किसकी मूर्ति, नटराज की मूर्ति हम लोगों को इसी हड़प्पा से प्राप्त होती है। ये आप सभी को याद होना चाहिएगा। ठीक है, मोहनजोदड़ो आप सभी जानते हैं, जिसे कहा जाता है मृतकों का टीला, किसके नाम से, मृतकों का टीला इसे हम लोग संबोधन बोलते हैं। यहाँ से क्या क्या मिले आप सभी जानते हैं। आप लोगों को स्नानागार, स्नानागार के बारे में जानकारी मिलती है। आप सभी को अन्नागार, किसके बारे में, अन्नागार के बारे में जानकारी मिलती है। आप सभी को यहाँ से एक दाढ़ी वाले बाबा के जो प्रमाण मिले हैं वो आप सभी को यहीं से प्राप्त होते हैं, आप सभी को याद रखना है। इसके बाद में एक नर्तकी की मूर्ति, एक नर्तकी की जो मूर्ति आप लोगों को यहीं से प्राप्त होती, ये भी आप सभी को याद होना चाहिए। इसके बाद हड़प्पा से एक और लिख लेना, R37 कब्रिस्तान जो है वो कब्रिस्तान के जो प्रमाण भी है वो भी आप लोगों को यहीं से प्राप्त होते हैं। वहीं पर मैं मोहनजोदड़ो पढ़ा रहा हूँ, अन्नागार दाढ़ी वाले बाबा और नर्तकी की मूर्ति के प्रमाण आप लोग इतने तो यहाँ पर पढ़े। और पाया गया कि 7 बार से जो आप लोगों को अधिक यहाँ पर बाढ़ के कारण यह शहर पूरी तरीके से क्या हुआ था, नष्ट हुआ था। और वहीं पर यहाँ पर जो आप लोगों को स्नानागार देखने को मिले, इनका आकार यदि आप लोगों से सवाल पूछ लिया जाएगा तो आकार आप लोगों को आयताकार, कौन सा देखने को मिला, आयताकार आप लोगों को आकार मुख्य रूप से यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस बिहाफ पर हम बोलेंगे नटराज की मूर्ति, तो ये हड़प्पा हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद सवाल नंबर 24 जो हमें देखने को मिलेगा, इनमें से कौन सा भारत का बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। आप सभी जानते हैं बॉक्साइट का जो सबसे बड़ा उत्पादक है वो कहीं ना कहीं उड़ीसा। हम लोगों को यहाँ पर आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा, बेहद सरल सवाल था, ज्यादा डिस्कशन नहीं करना है इस पर। सवाल नंबर 25 की तरफ पढ़ेंगे, और सवाल नंबर 25 जो हमें देखने को मिलेगा, ये इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य हैं। वही मसौदा समिति जो मुख्यतः भारतीय संविधान को बनाने के लिए 29 जो अगस्त और 1947 को बनाई गई, जिसमें 7 सदस्य जो उसके अध्यक्ष हुआ करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब यहाँ पर बनाए गए। सैयद मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे, एन गोपाल स्वामी अयंकर, डॉक्टर के मुंशी थे, ए वी जो ठक्कर साहब, ये यहाँ पर शामिल नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर डी होगा हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद 26 हमें देखने को मिला, संयुक्त राष्ट्र की इनमें कौन सी जो एजेंसी अंतरराष्ट्रीय सम अधिकारों का संवर्धन करती है, जो रक्षा करती है, तो आप सभी जानते हैं आईएलओ कौन करती है। आईएलओ 1919 में इसकी स्थापना हमें देखने को मिलेगी। आईसीएओ का हेडक्वार्टर हम लोगों को मॉन्ट्रियल, ये बेहद सरल सवाल आप लोगों से, मॉन्ट्रियल में हमें देखने को मिलेगा, या और आईएमओ का हमें न्यूयॉर्क में यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पर जाएंगे जो कि हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद सवाल नंबर 27 पर चर्चा करेंगे। बलसारा इनमें किस वाद्ययंत्र से जुड़े हुए हैं, सारंगी से, सेकंड ऑप्शन पियानो से, मैंडोलिन से, या जल तरंग से। आप सभी जानते हैं, पहले भी हम लोग इनके बारे में पढ़ चुके, पियानो से किस संबंधित है, पियानो से संबंधित होते हुए हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। चलिए सवाल नंबर 28 की बात करेंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए भारत को कितने निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित किया। निर्वाचन क्षेत्र आप सभी जानते हैं कि कितने लोकसभा सीटें, तो 543 हुआ करती थी। जो हमें 24 में चुनाव देखने को मिला उसमें 543 हम लोगों को देखने को मिलती है, दोनों में समान ही थी। ठीक है, सवाल नंबर 29 जो हमें, इनमें से किसे भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता है, तो भारत के नेपोलियन के रूप में जो जाना गया वो गुप्त डायनेस्टी, हु इज फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, नोन एज श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद में चंद्रगुप्त प्रथम आया, और चंद्रगुप्त द्वितीय, जो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो शासक बनता है वो समुद्रगुप्त बनता है, और समुद्रगुप्त ने 12 दक्षिण भारत के शासकों को हराया था, और 9 8वीं शासक जो उत्तर भारत के शासकों को हराया था। इसने जितने भी युद्ध लड़े वो एक भी युद्ध नहीं हारा, इसलिए इसे भारत का
नेपोलियन कहा गया। नेपोलियन एक सबसे बड़ा प्रशासनिक व्यक्ति, सबसे बड़ा महान राजा हुआ करता था फ्रांस का। इसके तर्ज पर इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। और दक्षिण भारत का नेपोलियन जो चोल शासक राजेंद्र प्रथम को दक्षिण भारत का कहीं ना कहीं जो नेपोलियन की संज्ञा यहाँ पर दी जाती है। तो मैं आशा करूंगा आप सभी को समझ में आया होगा। और आप सभी को यदि समझ में आया होगा तो ये अंतिम प्रश्न आप सभी के होमवर्क के मिली, आप सभी का इस पे जवाब चाहूंगा। 2019 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा ने भारत द्वारा संचालित 2 संकल्पों को अंगीकृत किया। ये दोनों संकल्प कौन थे? मैं आप सभी का जवाब चाहूंगा कि आप सभी होमवर्क में जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ के पढ़ रहे हैं वो सभी सवाल का जवाब दे। बेहद अच्छा लगेगा, जरूर आप सभी के कमेंट का इंतजार रहेगा। यदि ये क्लास आप सभी को अच्छी लगी हो तो जरूर इस क्लास को लाइक एंड इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आप मेरे साथ जुड़े, मिलते हैं कल क्लास में। जय हिंद।